माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति। बिन मांगे कितना कुछ दे जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी फैलाती है प्रकृति। दिन रात प्राणदायिनी हवा चलाती है प्रकृति, बारिश में रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति। नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, फिर भी इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं लोग। प्राणदायिनी ऑक्सीजन देने वाले हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। नदियों से रेत निकाला जा रहा है, जिससे उनका जल स्तर दिनों दिन कम होते जा रहा है। मिलों और कारखानों के गंदे पानी जाके नदियों में मिल रहे हैं। प्लास्टिक के बहुत अधिक यूज से धरती पर तो एक परत प्लास्टिक की बन गई है, जिससे बारिश का पानी भी धरती के अंदर नहीं जा पा रहा है। दोस्तों, आप सबसे ये प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। अपनी प्रकृति को बचाने के लिए जो कुछ भी हर संभव प्रयास कर सकते हैं उसे करें। पेड़ लगाएं, रेत ना निकालें और प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। पर्यावरण दिवस पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो प्रकृति को बचाने और संवारने के लिए जी जान से जुड़े हुए हैं। श्याम मोहन दुबे जी। ये बिलासपुर की प्राणदायिनी अर्पा मैया को बचाने के लिए और शहर को हरा भरा करने के लिए एक महाअभियान चलाया है, अर्पा अर्पण महाअभियान। इनके श्रेष्ठ कार्य में हजारों लोग शामिल हो गए। इस काम के लिए उन्हें बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार मिला। उनके ऊपर तो एक मूवी भी बनाई गई है। तो आइए मिलते हैं श्याम मोहन दुबे जी से और उनकी टीम से। जी, मैं श्याम मोहन दुबे हूँ, अर्पा अर्पण महाअभियान का संस्थापक हूँ। हमने 2017 से 23 मई से एक पौधारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया है अर्पा माँ की तर्ज पे। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है 1 से 2 ही साल, पर अर्पा मैया आजीवन आपको अपने सीने को चीर के पानी पिलाती है। आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को और आने वाले वंशज को भी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अर्पा को सिर्फ नदी न समझें, उसे माँ समझें। उसमें से जो रेत उत्खनन हो रही है, अवैध तरीके से जो छिन्न भिन्न किया जा रहा है उन्हें, तो कृपया उसे संरक्षित करें, उसके लिए आवाज उठाएं और अर्पा मैया को पुनः उनके मूल स्वरूप में लाने के लिए हमारा साथ दें। हमने अब हमारे काम को व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों के सामने रखा और लोग स्वयं आकर के जुड़ते हैं। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चे से लेकर 74 साल के लोग भी आकर के अपना श्रमदान देते हैं। हमने कभी किसी को आगे से बुलाया नहीं, बल्कि लोग स्वयं आगे बढ़कर आए, जुड़े, अपना योगदान दिया और आज दे रहे हैं। और उन्हें देखकर और भी लोग जुड़ते जाते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप में 3 ग्रुप बने हुए हैं, जो सारे मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से लोग आते हैं, काम करते हैं, सेवा देते हैं, फिर हम उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेते हैं। कहाँ से आप इंस्पायर हुए? 23 मई 2017 को बिलासपुर का जो तापमान था वो अपने आप में ऐतिहासिक था। 49.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो वो काफ़ी ही कौतूहल का विषय था मेरे लिए और सोचा कि क्या जाए। तो ये समझ में आया कि नदी किनारे बड़े बुजुर्गों ने या तालाब किनारे हमेशा पौधारोपण किया जाता है ताकि जल स्तर बना रहे, हरियाली आए, तापमान में कमी हो और बारिश होने का एक जरिया भी बनता है वो। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। पौधे तो लगा दिए, पर उसके संरक्षण के लिए भी हमें क्या करना चाहिए। तो पानी, जल का आपूर्ति कराना, उन्हें संरक्षण देना, क्योंकि मवेशियों के द्वारा और ज़्यादातर इंसानों के द्वारा ही पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो फिर उनको संरक्षित करके हम लोगों ने जल आपूर्ति की उपलब्धता वहाँ पे सुनिश्चित किया और आज हम 10,000 पौधों को पेड़ बना चुके हैं। आप पुराने पुल जबड़ापारा के पास से आप देखेंगे डिवाइडर में और सड़क के दोनों किनारे, तो और सीपर चौक तक, शिव घाट तक और नए पुल में, तो वहाँ पे वो सारे हमारे ही पौधे लगाए हुए हैं। उसमें अर्पा अर्पण महाअभियान का ट्री गार्ड लगा। और आपको एक अच्छी बात बताऊंगा कि अर्पा अर्पण महाअभियान कहीं कभी किसी से भी कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी पैसे सहयोग में नहीं लेती है। ये पहले हम हमारा सदस्य बनाते हैं और यही सदस्य आपस में मिलजुल कर कंट्रीब्यूट करके सारे खर्चों का वहन करते हैं। जंगल में कोई फलदार वृक्ष अब रह नहीं गए हैं। उनका पेट भी बंदर है, हाथी है। बंदर भी इधर उधर कॉलोनियों में आके बहुत उत्पात मचाते हैं, क्योंकि उन लोग को खाना प्रॉपर मिलता नहीं है। तो इसलिए भी तो जंगल जरूरी है और फलदार वृक्ष भी होना उसमें जरूरी है। बिल्कुल है। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह से अभी हमारे भारत देश में जो पेड़ों की कटाई हुई है, इसलिए की कहें कि निर्माणों की वजह से, नेशनल हाईवे वगैरह को, तो वहाँ पे
इतने सारे पेड़ कटे कि जिनकी गिनती नहीं है। अभी जैसे हमको एक डेटा मिलता है कि 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है भारत देश को, पर मैं कहूँगा कि वो 3 गुना ज़्यादा आप करिए, काफ़ी कम है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का तापमान कभी इतना नहीं रहा है। अभी नौतापा से पहले से ही हम तप रहे हैं और अभी भी तप रहे हैं। और आप जो है अभी 12 लाख पेड़ हसदेव एरिया में भी कटने वाले हैं, जहाँ पे नो गो एरिया है, जहाँ हाथियों का एक बसेरा होता है। तो वो अगर हम वो पेड़ काट देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? दूसरी बात, आपके ये जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 2030 से 32 तक वाटर लेवल चेन्नई की तरह खत्म हो जाएगा। हम पहले भी कोल माइंस के लिए नीचे से खोखला कर चुके हैं। पहले बोर गांव में या शहर में 1 या 2 ही हुआ करता था जो सरकार के द्वारा बनाया जाता था, पर आज हर घर में बोर है। तो हम अंडरग्राउंड वाटर को भी ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। साथ में नदियों से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। तो रेत को उत्खनन करने से नदी की चमड़ी निकाल दी जा रही है, जिससे उसकी जो जल संधारित क्षमता है वो खत्म हो गया है। प्रकृति देने में कमी नहीं करती है। जो मैगल श्रेणी है वहां से अरपा मैया में जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कि पाटो पाट पानी रहता है, पर उसको हम सहेज के ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रेत नहीं है और ढलान होने की वजह से वो तेजी से बह के ठाकुर चुआ के पास होते हुए शिवनाथ में मिलके आगे निकल जाती है। तो शहर में ज्यादा टाइम तक वो पानी का ठहराव नहीं हो पाता, जिस वजह से हम जो जल स्तर है बिलासपुर का वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जैसा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो आमतौर पे देखा जाता है उस दिन लोग बाग स्टेटस डालने के लिए प्लांट तो लगा देते हैं और उसकी देखभाल करते नहीं है और वो सूख जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम? बिल्कुल, मैं ऐसे लोग से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि वो पौधे न लगाएं, क्योंकि वो एक नन्हे से शिशु होते हैं, उनमें भी जान होती है, उनके अंदर सेंस होता है। ये जरूर मैं कह रहा हूँ, बात आपको पचेगी नहीं, पर ये बिल्कुल सत्य है। और अगर पौधे लगा रहे हैं तो उसे अपने बच्चे की तरह ही सहेज के उसे बड़ा बनाएं। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि कृपया बिजली का, डीजल का, पेट्रोल का आप खपत कम करें, जितनी हो सके कम करें। ये भी आपके लिए प्रकृति के प्रति आपका योगदान ही है। पौधारोपण तभी करें जब आप उनकी जिम्मेदारी ले सकें, क्योंकि पौधों से हरियाली, फोटो से हरियाली नहीं आती, पौधों से पेड़ बनने के बाद हरियाली आती है। दूसरी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक है वो हमारे प्रकृति का बहुत बड़ा दुश्मन है। साथ ही घर में जो धीरे धीरे कैंसर की जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम एक प्लास्टिक को हम बाहर फेंक देते हैं तो एक लेयर बना लेता है नीचे, जो मिट्टी के नीचे, जो कि वाटर को नीचे नहीं जाने देने देता। चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे आपका नाली का पानी हो, किसी का भी, वो नीचे नहीं जाने देता है और एक परत बना लेता है, जिससे वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पाता। और दूसरी बात, गैया जब उसे खा लेती, मवेशी खा लेते हैं तो वो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो बेहतर है कि आप बायोडिग्रेडेबल जो थैला होता है वो पॉलीथीन जैसा ही होता है, आप मार्केट में उसे जरूर उसकी मांग रखें। और गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा हुआ है। कपड़े का नहीं होता है, इसे नॉन ओवेन कहा जाता है। ये प्लास्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो कृपया आप इसे भी उपयोग न करें। सिर्फ कपड़े का ही थैला उपयोग करें या फिर बायोडिग्रेडेबल थैला उपयोग करें। अरपा माँ जो है, अरपा मैया जो है, उन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ अपर्णा का ही रूप है ये, जो तपस्या की प्रतीक है। बाहर से सूखी हुई है पर अंतर सलीला है, प्रकृति स्वरूपा कहलाती हैं। और इसे शंकराचार्य जी भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान ने भी इसे, इस कथा को प्रूफ किया है कि ये सत्य है। और बर्फानी, ये है बायोडिग्रेडेबल थैला, है ना। तो ये जो होता है इसे गैया खा सकती है, इंसान भी खा सकता है अगर भूख लगे। अच्छा। और ये डिग्रेड होता रहता है किसी भी, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में ये ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता है, जिससे कोई भी हानि किसी को भी नहीं है। शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी, क्योंकि वो तपस्या के कारण वो उनका बाहरी जो आवरण है वो सूखा होता है, पर ये अंतर सलीला होती है। इसीलिए अंतर सलीला मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल इनका बना रहता है। तो इस तरह से प्रकृति के रूप में माँ अपर्णा यहाँ पर विद्यमान है, माँ अरपा के रूप में। तो ये पौराणिक कथा हुई। और दूसरी बात होती है कि मैगल श्रेणी जो पहाड़ी नदी कहलाती है, मैगल श्रेणी से पानी आता है और बरसात के टाइम इसमें पानी होता है। क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा होता था तो ये वाटर लेवल को रजिस्टर करके रखती थी पानी को, और ये 12 मासी पानी हल्का हल्का इसमें बहता था। और पचरी घाट में तो डोंगे भी चलते थे।
ऐसा हमने सुना था। और मैं खुद भी बचपन में स्कूलों के मारपमा के तट पे ही मेरा स्कूल रहा, तिलक नगर हो चाहे रामदुल्ला रेलवे स्कूल हो, तो हम जब नदी पे जाते थे तो यूं गड्ढा करते थे, छोटी सी हथेली होती थी हमारी, तो उसको ही हम गड्ढा करते थे तो उसमें पानी रहता था। सभी से निवेदन है, कृपया आप इस यूट्यूब चैनल पहचान एक प्रयास को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप सभी को हमेशा मिलती रहें।